गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आई हूँ किसी एक और टॉपिक को लेकर के, किसी की डिमांड पे। आज मैं सेल एग्रीमेंट के बारे में बात करूंगी। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे सजेस्ट करता है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, और अगर आप मेरी कमियां बताएंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सजेस्ट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज की जाती है तो दो पक्षों के बीच में एक विक्रय अनुबंध होता है, जिसे सेल एग्रीमेंट कहा जाता है। सेल एग्रीमेंट एक ऐसा दस्तावेज है कि आप एक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देते हैं जिस पर ये विवरण आता है कि फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी के साथ एक अनुबंध कर दिया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेकंड पार्टी को बेचेगा। तो उसमें जो भी उनकी प्रॉपर्टी होती है उसमें वो एक टाइम पीरियड फिक्स करता है रजिस्ट्री के लिए, जब भी उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। पहले मैं एग्रीमेंट के बारे में बता देती हूँ कि एग्रीमेंट किस तरह से होते हैं। एग्रीमेंट एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है और एक नोटराइज एग्रीमेंट होता है। ये जो नोटराइज एग्रीमेंट होता है ये दोनों पक्षों की सहमति से होता है, और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी दोनों पक्षों की ही सहमति से होता है। लेकिन जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है वो रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्टर्ड किया जाता है, यानी कि सरकारी दस्तावेजों में उसका विवरण होता है। जब भी कभी अगर फ्यूचर में कोई भी वाद इस संपत्ति में जो भी आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं होता है, तो बड़ी ही आसानी से आप सरकारी दस्तावेजों से उसका विवरण निकाल सकते हैं। रजिस्टर्ड जो एग्रीमेंट होता है उसमें देखिए थोड़ा बहुत खर्चा जरूर होता है, और ये आप सभी जानते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप जब भी कोई एग्रीमेंट कराओ तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही कराना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही सही रहता है। अब आते हैं कि किस तरीके से एग्रीमेंट, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। मेरा ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा, मैं बिल्कुल बेसिक नॉलेज इसमें बताऊँगी। किसी दिन इसके बारे में विस्तार में भी किसी और वीडियो में बताऊँगी, लेकिन आज सिर्फ मैं बेसिक ही नॉलेज दूँगी। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्टीज का नाम आ जाता है। सबसे पहले उनका एड्रेस और उनके फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें दोनों का आता है। पहले फर्स्ट फिर सेकंड पार्टी। उसके बाद संपत्ति का विवरण, वो संपत्ति उनके पास आई कहाँ से है, उन्होंने खरीदी है या फिर विरासत में मिली है या वसीयत के थ्रू वो व्यक्ति को वो संपत्ति मिली है, वो विवरण उसमें खोला जाता है। उसका जो भी एरिया वगैरह है या खसरा रकबा, ये सारी चीज़ें उसमें खोल दी जाती हैं। उसके बाद उसमें क्लॉज आते हैं, जैसे कि वो प्रॉपर्टी विवादित नहीं है न्यायालय में, उसमें कितने में वो प्रॉपर्टी बेची जा रही है, वो चीज़ें आ जाती हैं। और ये चीज़ भी उसके साथ साथ आती है कि बयाना क्या दिया गया है, क्योंकि एग्रीमेंट होता है बयाने के लिए कि बयाना दिया गया है, तभी तो एग्रीमेंट होता है कि भाई जो भी भूमि है वो जो सेकंड पार्टी है वो उसको फर्स्ट पार्टी से परचेज कर रही है, तो एक बयाना, वो एक अमाउंट जो होता है वो सेलर को दे देता है। वो अमाउंट कैसे दिया है, कितना दिया है, उसका विवरण, और कैसे दिया है, बैंक के थ्रू दिया है, NEFT दिया है या फिर आपने चेक के थ्रू दिया है, वो सारी चीज़ें उसमें खोल दी जाती हैं। उसके बाद उसमें ये भी क्लॉज होता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी और व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को सेल नहीं करेगा, और उसमें कोई भी चीज़ इधर की उधर नहीं करेगा। जैसी वो प्रॉपर्टी वो जब तक की रजिस्ट्री नहीं हो जाती तब तक वो प्रॉपर्टी वैसी ही रहेगी। अगर कभी किसी सरकमटेंसेस में ये हो जाता है कि सेकंड पार्टी जिन्होंने एग्रीमेंट करवाया उन्हें कुछ हो गया है, तो उसके जितने भी हितकारी हैं वो उसमें आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। उसके बाद और भी कुछ क्लॉज होते हैं जो भी दोनों पार्टीज अपने हिसाब से रखना चाहते होंगे, वो आ जाते हैं। फिर उसमें विवरण आता है संपत्ति का पूरा विवरण उसमें आ जाएगा कि कितना वो एरिया है, खसरा नंबर क्या है, रकबा क्या है, क्षेत्रफल क्या है, ये सारी चीज़ें खोली जाएंगी। और उसमें दिशाएं खोली जाएंगी कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की चारों दिशाओं के बीच में जहाँ पर भी वो प्रॉपर्टी है उसमें पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या, उत्तर में क्या, दक्षिण में क्या। किसी का मकान कहीं पे आ रहा है तो वो खोल दिया जाएगा, कोई रास्ता है या फिर खाली प्लॉट है, वो सारी चीज़ें उसमें सारा विवरण एग्रीमेंट में खोल दिया जाता है। फिर उसके बाद चाहिए होते हैं दो गवाहों का भी उसमें विवरण आता है। वो आप लोगों के जो भी पार्टीज होती है उनके परिचित होते हैं। और इसमें एक और चीज़ ये भी आ जाती है कि जो भी आप लोगों को तो देखिए ये मालूम ही होगा कि जब भी कोई एग्रीमेंट होता है और जो भी उसके बाद रजिस्ट्री होती है उसका टाइम पीरियड उसमें आ जाएगा कि कितने टाइम में इसकी रजिस्ट्री होगी और कितने टाइम में इसकी रजिस्ट्री होगी। जो भी रजिस्ट्री का जो भी व्यय होगा वो जो सेकेंड पार्टी है वो देगा। और अगर इसमें टाइम पीरियड में कोई भी पार्टी टाल मटोल करती है तो न्यायालय में जाने का अधिकार सेकंड पार्टी को बन जाता है। तो ये देखिए वो तो न्यायालय की बात है।
बाकी चीज़ें इसमें अगर आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर रहे हैं या कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें फिंगरप्रिंट्स का भी विवरण आता है। वो चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें मैंने नाम हाइड किया हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट पार्टी है, फिर उसके फिंगर्स आएंगे, सेकंड पार्टी के फिंगर्स आएंगे। तो ये सारा विवरण दोनों पार्टीज को देना होता है। उसके बाद एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में एक अनुबंध हो जाता है और आगे जब भी उनको रजिस्ट्री करानी होती है तो वो रजिस्ट्री करा लेते हैं उसमें। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो शॉर्ट में थी। मैंने आपको शॉर्ट में एक एग्रीमेंट के बारे में, सेल एग्रीमेंट के बारे में नॉलेज दिया है। बाकी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कभी भी एग्रीमेंट कराना हो, किसी के साथ भी कोई अनुबंध आप कर रहे हैं, तो वो रजिस्टर्ड जरूर कराएं। इससे क्योंकि देखिए आपको पता ही है कि प्रॉपर्टी से लेकर के कई बात जो है न्यायालय में लंबित है, बहुत सालों तक चलते हैं। अगर आप पहले से अपने कागजात पक्के करा के रखेंगे तो कभी भी आपको भविष्य में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।